नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे संस्थान ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा बीएड कोर्स के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। उनके उत्तर किस प्रकार से हमने देने हैं, इस पर चर्चा हो रही है। और अभी मैं सोच रहा था कि हमारे जो शिक्षण विषय है, पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सभी सब्जेक्ट्स में हैं, और उन कॉमन चीज़ों को ही मैं डिस्कस करूंगा। 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे हर प्रकार की जो पेडागोजी है, चाहे वो लैंग्वेज पेडागोजी है, चाहे वो साइंस पेडागोजी है, चाहे वो मैथमेटिक्स की पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, और इसके अलावा और भी जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स में 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट है। जैसे मैं इनमें बात करूं तो एक है पेडागोजिकल एनालिसिस। ज़्यादातर विद्यार्थी इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, और ये प्रत्येक हमारा जो प्रश्न पत्र है पेडागोजी का, उसमें आता ही आता है ये प्रश्न, पेडागोजिकल एनालिसिस। इसके अलावा जैसे हमारा एक दूसरा प्रश्न आ सकता है लेसन प्लानिंग, पाठ योजना। ये भी हर प्रकार की पेडागोजी में इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। और इसी प्रकार एक टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट rather than फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेजेस, एसएस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सभी में ये चीज आती है। और इसके अलावा एक चीज है इवैल्यूएशन, एंड अनदर वन इज अचीवमेंट टेस्ट। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रत्येक विषय से संबंधित हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा कि विषय के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कौन से कंटेंट आएंगे, क्या पॉइंट्स आएंगे, किस प्रकार से इनको अंडरस्टैंड करना है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे संस्थान के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पेडागोजिकल एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। इसका आज अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज पेडागोजिकल एनालिसिस। कुछ इसको पेडालॉजिकल भी, कुछ पेडागोजिकल एनालिसिस, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है दैट इज शिक्षा शास्त्र विश्लेषण, हिंदी में से कहेंगे शिक्षा शास्त्र विश्लेषण। अब सिंपल सी बात है, हमारे जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स हैं, 2-3 साल से इनको पेडागोजी वर्ड दिया गया है। इससे पहले इनको टीचिंग सब्जेक्ट्स यानी शिक्षण विषय कहा जाता था, शिक्षण विषय 1, शिक्षण विषय 2। आज जो वर्तमान समय में हम इसके लिए पेडागोजिकल या शिक्षा शास्त्र वर्ड यूज करते हैं, ये क्यों किया जाता है? प्रश्न ये है कि 2 प्रकार के हमारे पास प्रश्न होते हैं। यदि मैं बीएड कोर्स की बात करूं तो एक है कंटेंट और एक है पेडागोजी। क्या पढ़ें और कैसे पढ़ाएं। जो कैसे पढ़ाएं का जो शब्द है, उसको दिया गया नाम है शिक्षा शास्त्र, हाउ टू टीच। जब हम हाउ टू टीच की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें हमारे शिक्षण कार्य में आ जाती हैं। कैसे पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं, किन विधियों से पढ़ाएं, ये हमारे कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो हमें पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में बताते हैं। तो इसमें अध्यापक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, नाम से स्पष्ट है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, कि हमने बच्चों को शिक्षण कराना है, बच्चों के साथ टीचिंग करनी है, उस टीचिंग को किस प्रकार से नियोजित किया जाए, उसको किस प्रकार से प्लानिंग किया जाए, ताकि हम अपना सिस्टमेटिक रूप से जो है शिक्षण कर सके। इसी का ही पार्ट है पेडागोजिकल एनालिसिस। अब इसमें मुख्य 3-4 बातें हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर 4 पॉइंट्स हमारे आते हैं, और उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। एक अध्यापक के लिए सबसे प्रथम और मुख्य जो कार्य है
वो यही है, क्योंकि जिस सामग्री को, जिस विषय को हमने पढ़ाना है उसका विश्लेषण, उसकी जांच करना अति आवश्यक है। क्योंकि कई बार टीचर क्या करता है कि विषय की गहराई में न जाकर, उसकी जानकारी न प्राप्त करके जब टीचर पढ़ाता है तो उसकी मास्टरी या अधिगम पर विशेषज्ञता नहीं हो पाती। तो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का जो पहला और मुख्य बिंदु है वो है कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु का विश्लेषण। इसे कहते हैं विषय वस्तु का विश्लेषण। विषय वस्तु का विश्लेषण से अभिप्राय ये है, जो टॉपिक, जो उपविषय हमने कक्षा में पढ़ाना है उस विषय का गहराई से अध्ययन। इस विषय के अंदर क्या व्याख्या की जा सकती है, क्या इसके अंदर विशेषताएं आ सकती है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं, क्या ये विषय वस्तु बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप है, क्या मैं इस विषय वस्तु को अच्छे से अध्ययन कर सकता हूं। तो विषय वस्तु विश्लेषण का मतलब क्या है कि जब हमने जो चीज पढ़ानी है बच्चों को, जो वर्क कराना है उसका विश्लेषण किया जाए। और इसके अंतर्गत आपकी कुछ मुख्य बातें आती हैं कंटेंट एनालिसिस के अंदर। पहली जो बात है विषय वस्तु की व्याख्या, कि हमने उस पॉइंट्स को जो है कि किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है। कंटेंट एनालिसिस के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उसमें जो मेन बात है कि हमारा जो विषय है, जो मैंने पढ़ाना है वो कहाँ तक पढ़ाना है, उस विषय के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे किसी विषय में इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उसकी विशेषताएं क्या क्या। जैसे हमारे पास कई बार आता है कि शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु का मतलब है कि उस विषय में मुख्य बिंदु क्या आएंगे, परिभाषा है, उसकी व्याख्या है, उसकी विशेषताएं हैं, या उसके अंदर कोई और जो है प्रदर्शन किया गया है, कोई डायग्राम है। तो ये चीजें हैं। कंटेंट एनालिसिस हमारा पहला पॉइंट आएगा विषय वस्तु विश्लेषण। और विषय वस्तु विश्लेषण में पहले विषय की व्याख्या, उसके बाद एक बात ये भी आती है कि विषय का चुनाव। पहले हम कर सकते हैं विषय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। किस विषय के रिगार्डिंग मैं जो है पेडागोजिकल एनालिसिस तैयार कर रहा हूँ, वो साइंस है, सामाजिक है, विज्ञान है, हिंदी है, भाषा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की सिलेक्शन की आपने, सब्जेक्ट के बाद उसकी व्याख्या यानी उसके कंटेंट को एनालाइज किया कि इसकी विषय वस्तु कहाँ तक है। उसके बाद उसके टीचिंग पॉइंट्स कि इस कंटेंट के अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे। और उस विषय की क्रियाएं यानी उस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं, उस जो कंटेंट है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो हमने एनालाइज करनी पड़ेगी। अध्यापक के लिए क्रियाएं कौन सी हैं, विद्यार्थियों के लिए क्रियाएं कौन सी है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में 4 पॉइंट्स आते हैं। 4 पॉइंट्स में से सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स है वो है कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। यानी हमारी जो सामग्री है, हमने जो बच्चों को देना है, हमने जो बच्चों को पढ़ाना है, उसका विश्लेषण चाहे तो किसी टेक्स्ट बुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, विभिन्न साधनों से अपनी विषय सामग्री को मैं प्राप्त करता हूं और उसका विश्लेषण करता हूं। किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कहाँ डेफिनेशन है, कहाँ परिभाषाएं हैं, कहाँ सूची है। तो पूरे के पूरे विषय वस्तु को अध्ययन किया जाता है, उसकी योजना बनाई जाती है पहले पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। दूसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, उद्देश्यों का विश्लेषण। आपने विषय का चुनाव कर लिया, कंटेंट की सिलेक्शन कर ली कि ये विषय मैंने पढ़ाना है और इसके अंदर ये धारणाएं मैंने बालकों को करानी है। अब वो जो विषय का सिलेक्शन किया, उसका जो एनालिसिस किया, उस विषय को आपने याद किया, तैयार किया, उस विषय को पढ़ाने के आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, दूसरा पॉइंट्स में आता है। अब यहाँ पर यदि मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, उद्देश्यों की बात करूं, तो B.S. ब्लूम एक व्यक्ति हुए, B.S. ब्लूम, इन्होंने 1956 में उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, उद्देश्यों का वर्गीकरण एक धारणा दी, दैट इज कॉल्ड B.S. ब्लूम। इसके साथ इसके और भी शिष्य थे। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने 1956 में दिया, जो शैक्षिक उद्देश्य थे।
अब उन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव जो है वो दो प्रकार के हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव दीज आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं दीज आर रिलेटेड टू द टॉपिक, और इन उद्देश्यों को व्यवहारात्मक यानी बिहेवियरल या इंस्ट्रक्शनल अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस करने के बाद ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आता है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में भी हम केवल कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करते हैं, और सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान के अंदर जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, जो कंटेंट एनालिसिस किया, उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड आप यूज करते हो, जैसे परिभाषा, मतलब उस कंटेंट में क्या कोई डेफिनेशन थी, सूची, क्या उसमें कोई लिस्टिंग वाला नाम, अर्थ, मतलब उस जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया, उस कंटेंट को जिसको एनालिसिस किया था, उस कंटेंट में से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा पहला नॉलेज। और नॉलेज में क्या है कि बच्चे उस कंटेंट में से उसकी परिभाषा दे पाए, उसमें कोई लिस्टिंग या कोई सूची का लिस्टिंग आई है कुछ वर्डों की, कुछ पॉइंट्स की, उसको बना पाए, या किसी चीज का नाम बता पाए, या उसका मीनिंग बता पाए। ये चीजें जो है आपकी नॉलेज में आएंगी। दूसरा आपका उस विषय वस्तु को पढ़ाने का दूसरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग, यानी बोध। इसमें आती है व्याख्या करना, तुलना, व्याख्या करना, तुलना करना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा इसमें, वर्गीकरण भी आप कर सकते हो। जो विषय वस्तु आपने सेलेक्ट किया था, जिसके बारे में अध्ययन किया, उसको आपने पढ़ाना है। पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव आपका दूसरा होगा बोध। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने कंटेंट एनालिसिस में विषय लिया भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब आपने भारतीय संविधान की विशेषताएं कंटेंट एनालिसिस में उस पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया। भारतीय संविधान जो है इस वर्ष लागू हुआ, इसकी विशेषताएं थी, दूसरे देशों से ये चीजें ली गई, पूरे की पूरी चीजें आपने एक्सप्लेन की। कंटेंट एनालिसिस में आप टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके उदाहरण देते हैं, पूरी चीजें। अब वो जो चीजें आपने भारतीय संविधान के बारे में बालकों को पढ़ाया, तो आपके ज्ञान उद्देश्य क्या होंगे? बच्चे भारतीय संविधान की परिभाषा दे पाएंगे, बच्चे भारतीय संविधान की विशेषताओं की सूची बता पाएंगे, बच्चे भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उनका मीनिंग बता पाएंगे, अर्थ बता पाएंगे। बोध में आप कहोगे बच्चे भारतीय संविधान की व्याख्या कर पाएंगे, बच्चे भारतीय संविधान के अन्य संविधानों से तुलना करने योग्य हो जाएंगे, बच्चे भारतीय संविधान और अन्य देशों के संविधान के उदाहरण दे पाएंगे। तो पहला आपका नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, बोध उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा है एप्लीकेशन। उस कंटेंट से जो आप पढ़ाने जा रहे हो, आपका उद्देश्य होगा कि उससे बच्चे क्या प्रयोग कर पाएंगे, बच्चों की कौन सी स्किल डेवलप होगी। आप इसमें कह सकते हैं कि पर्याप्त पाठ से जो कंटेंट बच्चों को आपने पढ़ाया, उससे जो उनको नॉलेज मिली, जो चीजें उन्होंने की, उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने योग्य हो जाएंगे। तीसरा है, चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें बच्चे विषय वस्तु को एनालाइज कर पाएंगे, उसको प्रत्येक बारीकी से अध्ययन कर पाएंगे, उस विषय वस्तु के प्रत्येक पहलू का निरीक्षण कर पाएंगे, हर उसके पार्ट को जांच पाएंगे, उसकी क्रियाओं का विश्लेषण कर पाएंगे। उसके बाद है संश्लेषण। पूरे का पूरा जो पाठ पढ़ाया गया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बच्चों ने की, उसके बाद बच्चे समरअप कर पाते हैं कि इस कंटेंट की मुख्य बात ये है। तो बच्चों के अंदर एक एबिलिटी डेवलप होगी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस, कि बच्चे पूरे के पूरे लेसन को समरअप करके निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और लास्ट में है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है कि पूरा जो कंटेंट था आपका, उस कंटेंट से रिलेटेड आपका जो है किस प्रकार से बच्चों ने उसको इवैल्यूएट किया, या बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार पहला शिक्षा शास्त्र में पहला पॉइंट है कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु का विश्लेषण। दूसरा है उद्देश्यों का विश्लेषण, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में ये पॉइंट आएंगे, ज्ञान है, बोध है, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मेथड, डिवाइस एंड टेक्निक्स। क्योंकि शिक्षा शास्त्र या विश्लेषण में पहले आपने कंटेंट एनालिसिस कर लिया, विषय वस्तु का चुनाव किया, उसको स्टडी किया, उसका अध्ययन किया, उसके विभिन्न भागों को आपने देखा। उसके तीसरा पॉइंट हमारा आता है
मेथड, डिवाइस एंड टेक्निक्स एनालिसिस, मतलब जो आपने सामग्री ली थी उस सामग्री के उद्देश्य निर्मित कि मैंने ये चीज़ पढ़ानी है, जो मेरा कंटेंट है उसको पढ़ाना है और उस पढ़ाने के उद्देश्य मेरे ये हैं, और इन उद्देश्य को, इस सामग्री को इन उद्देश्य के अनुरूप किस प्रकार से मैं टीच करूँगा, क्या क्या क्रियाएं की जाएंगी कक्षा कक्ष में, उसको हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ मेथड एंड डिवाइसेस। अब इसमें सबसे पहले आप करोगे कि उस मैटर को पढ़ाने के लिए कि मैं कौन सी विधि का चुनाव करूंगा, किस मेथड से मैं अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मेथड आपके हो सकते हैं भाषण है, डिस्कशन है, वाद विवाद है, प्रदर्शन है, लेबोरेटरी मेथड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि अपने विषय को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, बालकों तक उसको पहचानने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं मैं करूंगा, किस मेथड का चुनाव जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट एक और भी आ सकता है कि मैं कौन कौन सी क्रियाएं, इसमें कौन सी शिक्षण सामग्री, टीएलएम का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैंने जो कंटेंट सेलेक्ट किया था, जो मेरे उद्देश्य हैं उसके अनुरूप उस विषय को मैंने पढ़ाना है, तो उस विषय को पढ़ाने के लिए मैं भाषण विधि का प्रयोग करूंगा, वाद विवाद का करूंगा, प्रदर्शन का करूंगा, या इसके अलावा और भी कोई मेथड मैं यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट, मेरा जो विषय वस्तु था उसके संदर्भ में कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग मैं कर सकता हूं। इसके अलावा शिक्षण सामग्री कि उस विषय को एक्सप्लेन करने के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मेथड मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेथड सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो किन साधनों से कर सकता हूँ, दृश्य साधनों से कर सकता हूँ, दृश्य श्रव्य साधनों से कर सकता हूँ, इंटरनेट से कर सकता हूँ, या रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जा सकता है, चार्ट का यूज कर सकता है, मॉडल का यूज किया जा सकता है। कि मैं अपने विषय को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मेथड का सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद शिक्षण सामग्री का, किस सामग्री के द्वारा उस कंटेंट को अच्छे तरीके से मैं बालकों तक पहुंचा सकता हूं, इसकी योजना बनाई जाती है। उसके बाद शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं मतलब टीचर जो है किस प्रकार से कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन सी क्रियाएं बच्चों के साथ करेगा ताकि वो अपने विषय को, अपने कंटेंट को बालकों तक पहुंचा पाए। तो डिवाइसेस एंड टेक्निक्स में टीचर की जो एक्टिविटीज है, टीचर का जो मूवमेंट है, टीचर की जो स्किल्स है, कि टीचर एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज करेगा, क्वेश्चनिंग स्किल का यूज करेगा, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल का यूज करेगा, टीचर के मूवमेंट कैसे रहेंगे, टीचर डेमोस्ट्रेशन देगा, टीचर नाटक के माध्यम से पढ़ाएगा, क्लासरूम में इंटरेक्शन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो टीचर के द्वारा जो एक्शंस हैं, जो क्रियाएं हैं, जो मूवमेंट हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो व्याख्याएं हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर। पहला पॉइंट बताया कंटेंट एनालिसिस, कि आपने विषय वस्तु का चुनाव करना है, क्या मेरी विषय वस्तु है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और उसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें आ सकती हैं, कौन से उसके मुख्य बिंदु होंगे, कौन सी उसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक मैं विषय को पढ़ा सकता हूँ, उसका सीमांकन, लिमिटेशंस। उसके बाद आपने शिक्षण सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, उसकी व्याख्या करने के बाद, उस चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया कि वो जो विषय वस्तु मैंने सेलेक्ट की है उसको पढ़ाने के मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके अकॉर्डिंग उस कंटेंट से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव फ्रेम करता हूँ। ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के बाद तीसरा पॉइंट्स है मेथड एंड डिवाइसेस एंड टेक्निक्स एनालिसिस, कि कक्षा में पढ़ाने का के लिए मैं कौन कौन सी क्रियाएं करूँगा, किस मेथड का चुनाव किया जाएगा, किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ साथ किस प्रकार की शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा यूज होगा, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड मीडिया, इंटरनेट या फिर डिजिटल मीडिया के जो साधन उनका सहारा लिया जाएगा, या रियल ऑब्जेक्ट्स का, चार्ट्स का। तो किन किन साधनों से उस विषय की व्याख्या की जाए, कक्षा कक्ष में कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी, अध्यापक किस प्रकार के मूवमेंट करेगा, इसके साथ साथ कौन कौन से शिक्षण रणनीतियाँ की जा सकती हैं उस विषय को लेकर, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, सिमुलेशन हो सकता है, या टीचर कक्षा कक्ष में कोई नाटक कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। तो उस विषय को एक्सप्लेन करने के लिए
ये सारे के सारे टेक्निक्स जो है यूज की जा सकती हैं। और इसके अंतर्गत सबसे लास्ट प्रश्न आता है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन एनालिसिस। आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए, उसकी डिवाइसेस के बारे में बताया कि कैसे कैसे उसको पढ़ाया जाएगा, आपने पूरा टॉपिक पढ़ाया और लास्ट में एक उम्मीद करते हैं कि मैं ये टॉपिक है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जब पढ़ाने के बाद मैंने इवैल्यूएशन करना है, बच्चों को जांचना है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेसन का किस प्रकार से इफेक्टिव बच्चों के दिमाग में आया है या नहीं आया है, बच्चे उसको सीख पाए हैं या नहीं। मतलब एक फीडबैक लेने के लिए आप एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन एनालिसिस, मूल्यांकन विश्लेषण। इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, उद्देश्यों के अनुरूप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए थे उन उद्देश्यों के अनुरूप आप एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। ये प्रश्न 20 या 25 नंबर का हो सकता है, 20 to 25 अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है उसमें से यदि कंटेंट बहुत बड़ा है तो ये नंबर भी बड़े हो सकते हैं, कंटेंट आपने छोटा एनालिसिस किया तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग और उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो आपने विषय वस्तु से रिलेटेड बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। कितने मार्क्स का? 20 से 25 मार्क्स का। अब इसमें भी प्रश्न पत्र कैसे तैयार करें, क्योंकि कोई भी प्रश्न पत्र जो है वो तैयार होता है, वो ऐसा नहीं कि मैंने लेसन पढ़ा दिया और उसमें से पाठ्य योजना जो है प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर तैयार कर दूंगा। कई बार टीचर जो है वो बच्चों, जो मुख्य अध्यापक है या हेड है, वो टीचरों को बोलता है कि प्रश्न पत्र तैयार करिए अपने कक्षा का। सपोज करो टीचर ने जो है 8 लेसन पढ़ाए हैं, 8 लेसनों को टीच कराया है क्लास में, तो टीचर बोलता है कि अब मैं इन 8 लेसनों में से जो है पेपर बनाऊंगा। तो टीचर जब पेपर बनाता है तो वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं डालेगा, पहली बात, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन पेपर जो फ्रेम होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होता है, उद्देश्यों के अनुरूप होता है। आप देखना, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक होती है, किसी भी बच्चे की टेक्स्ट बुक होती है, उससे सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी एक खाका तैयार होता है और उस ब्लूप्रिंट में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैंने अभी बताए थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। इन उद्देश्यों के अनुरूप ही हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। आपने देखा होगा जब ब्लूप्रिंट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है नॉलेज बेस्ड लेसन 3, 4, 5। उसमें लिखा होता है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इन लेसनों में से आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इन लेसनों में से आएंगे और स्किल बेस्ड क्वेश्चन इन लेसनों में से आएंगे। तो इस प्रकार जो पेपर तैयार किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले आप पेपर में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो, फॉल्स ट्रू के क्वेश्चन कर सकते हो, डेफिनेशनल टाइप कर सकते हो, वन वर्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है उस प्रकार के प्रश्नों को कहते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा पार्ट आप फ्रेम करते हो, पार्ट ए में आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 10 या 15 जो भी आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में आप 3 या 4 नंबर के, जैसे डिफरेंस का क्वेश्चन आप डाल सकते हो कि 2 चीजों में तुलना कीजिए, 2 चीजों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आ सकती है, तुलना आ सकती है, वर्गीकरण आ सकते हैं, उदाहरण भी आप किसी चीज के दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो 2 नंबर 4 नंबर तक होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप जो है किसी चीज की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका डायग्राम बनाना और उसमें उसका वर्णन करना, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी, आपकी थिंकिंग जहां चेक की जाती है। तो इस प्रकार जो पेपर की फ्रेमिंग है, लास्ट में जो है मूल्यांकन विश्लेषण में आप एक पेपर तैयार करते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है और वो क्वेश्चन पेपर आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग तैयार होता है। और आपके ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बताया था, ज्ञान के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछोगे। एक पार्ट आपका ज्ञान के बेस पे होगा, दूसरा है बोध, दूसरा आपका पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग बेस पे दूसरा पार्ट आएगा और तीसरा पार्ट जो है आपका कौशल यानी स्किल, तीसरा पार्ट जो है आपका स्किल बेस्ड आएगा। कभी भी जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है वो इन 3-4 उद्देश्यों के अनुरूप होता है। आप देखना जब क्वेश्चन पेपर बच्चों को तैयार करते हैं, सबसे पहले आप एक एक
नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं बच्चे से, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर 2, 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, जिसमें अपने व्याख्या, तुलना, उदाहरण देने होते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप देखते होंगे भाग सी, आपके पेपर में 3 पार्ट होते हैं, ए, बी एंड सी। भाग क, ख और ग। क में आप 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, ख में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, और भाग ग में आप 5 नंबर के, 8 नंबर के अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और इन प्रश्नों में आप व्याख्या के साथ साथ कोई डायग्राम, डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो लास्ट जो है पेडागोजिकल एनालिसिस का लास्ट पार्ट है इवैल्यूएशन विश्लेषण या मूल्यांकन विश्लेषण, इवैल्यूएशन एनालिसिस। इसमें आप एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट, और ये प्रश्न पत्र आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग तैयार होता है। और इसमें आप 3 पार्ट होते हैं, ए, बी, सी, डी, और वो तीनों पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होते हैं, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये था पेडागोजिकल एनालिसिस यानी शिक्षा शास्त्र विश्लेषण। शिक्षा शास्त्र विश्लेषण आपके सभी सब्जेक्ट्स में आएगा। उसमें सब्जेक्ट्स में जो कंटेंट आएगा, जो विषय हैं, वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे एसएस वालों के पास भारतीय संविधान हो सकता है, ज्योग्राफी के लेसन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लेसन हो सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश के कुछ लेसन हो सकते हैं, पोएम हो सकती है, पोएट्री हो सकती है, ग्रामर का हो सकता है, नावल का हो सकता है, कोई भी टॉपिक आपके पास है। इसी प्रकार विज्ञान में, साइंस में उनके जो टॉपिक हैं, जो है मोशन का, और भी जो फैक्टर वो टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उन टॉपिक पे आपने पेडागोजिकल एनालिसिस तैयार करना है। वो कैसे तैयार करना है वो मैंने पहले बता दिया कि पहले पॉइंट आपने लिखना है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस लिखने के बाद आपने उसके अंदर पूरे का पूरा पेज एक भरना है उस कंटेंट का, वो आपने याद करना है। जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक याद करने हैं। पहले आप कंटेंट को एक्सप्लेन करोगे, कंटेंट को एक्सप्लेन करने के बाद दूसरा आपका पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। उस कंटेंट को लेके आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। अंडरस्टैंडिंग जो है पहला आएगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। ये 4 ऑब्जेक्टिव लिख के फिर उनके आगे लिखना है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्टिंग, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट नेम, वो अकॉर्डिंग टू दी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपने उसी तरह से बनाने हैं। तीसरे पॉइंट्स में मेथड एंड डिवाइसेस, उसमें ये सारी की सारी एक्टिविटीज आप करोगे, ये सारा लिखोगे कि उस विषय को एक्सप्लेन करने के लिए ये साधनों का प्रयोग किया जाएगा, टीचर ये एक्टिविटीज करेगा, इसी तरह से पॉइंट बना के। और लास्ट में है इवैल्यूएशन एनालिसिस, मूल्यांकन विश्लेषण। इसमें आपने उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना होता है, जिसके आपके 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ तक आपका कंटेंट एनालिसिस का जो चैप्टर है, जो इसकी सामग्री है, जो इसका मैटर है, वो कवर होता है। अब दूसरी बात आती है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस की शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के क्या फायदे हैं। सबसे पहले इसका फायदा क्या है, इफेक्टिव टीचिंग। क्योंकि टीचिंग जो है वो प्लान्ड एक्टिविटी है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, नियोजित क्रिया है। तो जब आप कंटेंट एनालिसिस कर लेते हैं तो आप सभी शिक्षण क्रियाओं की योजना बनाते हैं। क्या करें, क्या मेरा विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए कौन कौन से मैं काम कर सकता हूं, और मेरे द्वारा किए गए काम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस प्रकार से मैं क्रियाएं करूंगा। तो इससे क्या होता है, आपकी जो टीचिंग की जो स्टाइल है, टीचिंग की जो स्किल है, वो इफेक्टिव होती है। आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सकता है पेडागोजिकल एनालिसिस से। दूसरा, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। जब आप इस चीज को एनालाइज करते हैं तो आप जो है कंटेंट की जो क्रियाएं हैं और बच्चों का जो मानसिक स्तर है, उन चीजों को जान पाते हैं कि मैंने इन चीजों को किस प्रकार से इफेक्टिव वे से बालकों के मानसिक स्तर को जान के किस प्रकार से बालकों तक मैं इस चीज को पहुंचा सकता हूं जो मेरा कंटेंट है। तीसरा है फीडबैक। तो पेडागोजिकल एनालिसिस से, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से एक अध्यापक को फीडबैक मिल जाती है, एक सहारा भी मिल जाता है, उसको पृष्ठपोषण मिलती है कि वो चीजें सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि अच्छे तरीके से कैसे वो अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। विषय वस्तु विश्लेषण, ये मैं पहले बता चुका हूं कि क्या चीज पढ़ानी है, कहाँ तक पढ़ानी है, किस तरीके से पढ़ानी है, और उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी बातें मैं शामिल करूं अपने शिक्षण में ताकि मेरा शिक्षण प्रभावशाली हो।
तो कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से पेडागोजिकल एनालिसिस के माध्यम से कंटेंट एनालिसिस आप कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट है टीएलएम की प्रभावशीलता की जांच। जो आप शिक्षण सामग्री या जिन साधनों का प्रयोग शिक्षण के लिए कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, किन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, किन का नहीं किया जा सकता, कौन से साधन किस प्रकार के विषय के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो इस चीज में आपकी सहायता कर सकता है कि क्या वो इफेक्टिव है नहीं है। इसको पेडागोजिकल एनालिसिस से सहायता मिल सकती है कि टीचिंग टीएलएम का सिलेक्शन कैसे करें। उसके बाद क्लासरूम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हो सकती है, कक्षा कक्ष समस्याओं का समाधान। कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान कब होता है? ये तब हो सकता है कि जब हमारी जो विषय वस्तु है, हम जो कराने जा रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक वे से बालकों तक पहुंच पाए और बालकों उसको रिसीव कर पाए। रिसीव कर पाएंगे जब मैंने अच्छे तरीके से प्लानिंग की हुई है, पूरी की पूरी गतिविधियां उसके अनुरूप जब चलती हैं, तो मैं जो विषय वस्तु जो अनुदेशन बालकों को देने चाहता हूं वो प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो इससे क्लासरूम प्रॉब्लम्स जो है, इनडिसिप्लिन की बात करते हैं, बच्चों को समझने आना, लर्निंग जो डिफिकल्टीज हैं, वो सारी की सारी दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन लेसन प्लानिंग। पेडागोजिकल एनालिसिस यदि आपने बना लिया तो वो आपको आपकी पाठ योजना, सेम वही बात है जो आपकी लेसन प्लानिंग है, उसमें हेल्प करती है। क्या कंटेंट सेलेक्ट किया जाए, उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उस जो है सब्जेक्ट में किस प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको हेल्पफुल इन लेसन प्लानिंग यदि आपको पेडागोजिकल एनालिसिस आता है। प्रभावकारी अनुदेशन, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। कंटेंट एनालिसिस के द्वारा आप बच्चों को इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनकी मेंटल एबिलिटी को जांचने के बाद उसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन, उसी प्रकार के एक्शंस आप कर सकते हैं यदि आपने पेडागोजिकल एनालिसिस कर लेते हो। शैक्षिक क्रियाओं की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज। पेडागोजिकल एनालिसिस के द्वारा एक टीचर ये योजना बना सकता है कि कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है कक्षा में, ताकि हमारी जो टीचिंग है इफेक्टिव हो सके। कि मैंने इस विषय को पढ़ाना है, किस किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी इसमें यूज की जा सकती है, तो कौन कौन सी टीचिंग एक्टिविटीज और स्ट्रेटजीज और रणनीतियां प्रयोग की जा सकती हैं, तो पेडागोजिकल एनालिसिस में हेल्प मिलती है। विषय वस्तु का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। इफेक्टिव वे से आप अपने सामग्री को, अपने कंटेंट को, विषय वस्तु को बालकों तक कैसे पहुंचाए, उसके प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तरीके से कैसे हो, इसमें भी आपको पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण सहायता कर सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता। यदि आपने पेडागोजिकल एनालिसिस तैयार किया है तो मैंने पहले बताया, तो आप एक क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र सेट कर सकते हैं, या बच्चों को इवैल्यूएशन इफेक्टिव वे से कैसे करें, वो भी आपको पेडागोजिकल एनालिसिस से सहायता मिलती है। नेक्स्ट कर सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ द लर्नर्स। पेडागोजिकल एनालिसिस आपने तैयार कर लिया, उसके बाद आपने बच्चों को पढ़ाया, तो आप जो है बच्चों की मेंटल एबिलिटी को जान पाते हैं, उनके बौद्धिक क्षमताओं को जान पाते हैं। क्षमताओं को जांचने के बाद उनको आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कितने स्लो लर्नर है, कितने इंटेलिजेंट है, कितने बिलो लाइन है, कितने नॉर्मल है। तो इस प्रकार शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण एक टीचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है यदि टीचर उसको इफेक्टिव वे से जो है एनालाइज करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। बहुत सारे बच्चे इसको परीक्षा में छोड़ के आ जाते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है, 4 पॉइंट आपने लेने हैं, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, डिवाइसेस एंड मेथड एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन एनालिसिस। जो टॉपिक है उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, उनकी विशेषताएं लिखिए। पहला पॉइंट डालना है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, उस विषय को लेके जैसे लेसन प्लान बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करना है, और तीसरे मेथड डिवाइसेस, वो चीज पढ़ाने के लिए टीचर कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, और लास्ट पार्ट में आपने एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज द पेडागोजिकल एनालिसिस। कोई मुश्किल नहीं है, सभी बच्चों ने इसको इसी तरीके से तैयार करना है। थैंक यू सो मच। अभी मेरा प्रयास रहेगा और भी जो आने वाली कक्षाएं हैं, एक टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें हम जो है लेसन प्लानिंग की बात करेंगे, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम करने हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसके बारे में बात करेंगे, और एक हमारा टॉपिक रहेगा इवैल्यूएशंस और लेसन प्लानिंग।
इन चीज़ों के ऊपर भी हम अभी जल्दी ही वीडियो पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनका सोल्यूशन अच्छे प्रकार से हो और उन पेपरों को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं कि क्या हम और कर सकते हैं, किस विषय के रिगार्डिंग और प्रयास कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है प्लीज़ उसको दे सकते हैं अपने सुझाव। थैंक यू सो मच।